Hi everyone and welcome back to my channel called Zuzana Reacts, where I learn all things Powerad with your help, and I just share my Slovak Central European point of view. And in today's video we're going to look into something I find definitely very exciting, Ramayana, and whether it has a scientific origins or not, whether it's a legend or not, or it has some sort of scientific dating. And that's what we're going to explore in today's video. But before we jump into the video, please like this video and click on the subscribe button and turn on the notification. Thank you so much for your support. I am super curious. Some of you might know, some of you might not. I actually read Ramayana over Christmas. So I'm very curious to see what and how they're trying to, prove that scientifically. But without further ado, let's kick this off. कुतुब मीनार से लेके बहुत सारे जगह, ये ज्ञानवापी, ये रिलीजियस फैनेटिसिज्म में ऐसी चीज़ों को नष्ट किया गया, पुराने चीज़ों को। राम जन्मभूमि की भी हम बात करें तो मुस्लिम लोगों ने भी, उनको भी समझ में आ गया, ये समझने वाली बात है, साक्ष्य तो है। लेकिन फिर जो लेफ्टिस्ट हिस्टोरियन है, उन्होंने अपना धंधा चलाने के लिए वो करते रहे। तो ये हमें समझने की बात है कि रियल एनिमीज कौन है। अमेरिका, ऑल अदर कंट्रीज टॉक अबाउट द ग्रैंड नैरेटिव्स, जो उनके पास है नहीं उसके बारे में वो बड़ा चढ़ा के ग्रैंड नैरेटिव करते हैं। हमारा ये भाग्य है कि हमें वो करने की जरूरत भी नहीं है। जो है हमारे ग्रंथों में है, हमारे भूमि पे पड़ा हुआ है, स्थल पुराण में है, पुराण में है, हमारे गुरु परंपरा में है, उसको सिर्फ समझो, उसका अध्ययन करो, उसके बारे में बात करो, तो हमें कोई अनृत, कोई जुगाड़ करने की जरूरत ही नहीं है। मैंने जब रामायण का संशोधन किया और ये काला निर्णय किया कि वो 12,209 BC में हो गया, तो अनेक लोगों ने ये प्रश्न पूछा कि आपके पहले तो बहुत बहुत बड़े बड़े लोग होके गए, उन्होंने प्रयत्न किया, उनको सफलता भी नहीं मिली उसमें, क्या आपको ये विश्वास कहाँ से लगता है कि आपने जो किया है वो करेक्ट है और बाकी लोगों का करेक्ट नहीं है? किसके कारण आपको विश्वास होता है? इट कम्स, वो इससे आता है कि जिसको वैज्ञानिक भाषा में क्लिंचिंग एविडेंस कहते हैं, या डिसाइसिव एविडेंस और क्रूशियल एविडेंस कहते हैं। एक एविडेंस है तो भी आपको एक संभ्रम हो सकता है, लेकिन जैसे कि जिक्सॉ पजल की हम बात करते हैं या क्रॉसवर्ड पजल की, कि सब मैच हो रहा है, सब जगह लेंथ हमें मिल रही है और सब सॉल्व हो रहा है, तो हमें लगता है कि हमने बराबर किया है। वैसे सिमिलर स्टाइल में जब हम भगवान राम का जन्मदिन का उत्सव करते हैं तो चैत्र शुक्ल नवमी और वसंत ऋतु आता है, और वाल्मीकि रामायण में जो वर्णन है वो वर्णन चैत्र मास के है, जब भगवान राम का जन्म हो रहा है, या भगवान राम का जब राज्याभिषेक होने वाला था तब भी चैत्र था, और तब भी वही तिथि थी, उनके जो जन्मदिन है उसके ऊपर करने का दशरथ राजा का प्लान था। तो दशरथ राजा जो वर्णन कर रहे हैं वो कैसा वर्णन कर रहे हैं? चैत्रम श्री मानयम मास पुण्य पुष्पित कानन, ये चैत्र महीने का ऑस्पिशियस, बड़ा सौभाग्यशाली समय आ गया है। ऐसा समय है कि पूरे जो वन है वो फूलों से भरे हुए हैं ना। वन फूल से कब भरते हैं वो तो जियोग्राफी पे डिसाइड होता है कौन सी जगह पे, लेकिन हम अभी अयोध्या का ये वर्णन है तो उसमें वर्णन करें तो हम कहेंगे कि वसंत ऋतु में होगा, लेकिन वसंत ऋतु में तो आज हो रहा है। अभी उसके लिए हमें खगोल शास्त्र, एस्ट्रोनॉमी समझनी पड़ेगी, बिकॉज आज तो रामायण नहीं हुआ है, तो हमें पीछे जाएंगे, 2000 साल पहले रामायण हुआ है, क्योंकि तब भी वसंत ऋतु था, तो हमें विश्वास है कि 2000 साल पहले भी नहीं हुआ है, बहुत सारा साक्ष्य है। तो उसके पीछे जाना है तो शिशिर ऋतु आएगा, उल्टा जो संपात चलन उल्टा चलता है। शिशिर ऋतु में फूल नहीं आते, ठंडी में फूल नहीं आएंगे, फूलों से वन ये नहीं होंगे, प्रफुल्लित नहीं होंगे। उसके पीछे हेमंत ऋतु आता है, ठंडी है, उसमें भी नहीं होंगे। तो उसके पीछे जाते जाते हमें शरद ऋतु का समय आता है कि वो हो सकता है, टेंटेटिव प्रोबेबिलिटी ना। ये प्रोबेबिलिटी की बात नहीं है, बिकॉज हम फिर उसमें देखेंगे वाल्मीकि रामायण में तो पूरे वर्णन है, यदि ब्रुवंत, लाइक पूरा आकाश में मेघ छाए है, नृत्य नंदन, सो जो पिकॉक है, मोर, मयूर, वो नृत्य कर रहे हैं, ये शरद ऋतु का, वर्षा ऋतु का वर्णन है। लेकिन अभी तो हो नहीं सकता, वसंत ऋतु हो नहीं सकता, और कोई ये कह रहा है कि वसंत ऋतु ही होना चाहिए, तो वो आदमी को वो प्रसंग को मान्य करना पड़ेगा कि कम से कम उनको 26,000 ईयर्स पीछे जाना पड़ेगा। तो वही तो उनको ऑब्जेक्शन है कि भाई आप पीछे क्यों जा रहे हो? तो आज नहीं रामायण हुए तो कम से कम 26,000 ईयर्स उनके आर्ग्यूमेंट से जाना पड़ेगा, वो जा नहीं सकते। ऐसे बहुत सारे मूर्ख लोग हैं
कि जो मेरे साथ बहस करते रहते सोशल मीडिया में, ऐसे नाउ ये एक हुआ तो ये बोले ठीक है थोड़ा सा है, लेकिन सबसे और तीन मैं आपको बताऊंगा और फोर्थ जो है वो एकदम फाइनल स्टैम्प कर देता है। जब रामायण में ऐसा वर्णन आता है कि राम लक्ष्मण सीता पंचवटी में नासिक में आ गए और उधर वो रहने लगे, तो हेमंत ऋतु का समय आ गया, ऐसा वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है। और लक्ष्मण पूरे दिन का वर्णन करता है, 24 आवर्स में क्या हो रहा है हेमंत ऋतु में, सूर्योदय के पहले से लेके सूर्योदय, उसके बाद आफ्टरनून दोपहर होना, सनसेट होना और पूरा नेक्स्ट डे। तो वो वर्णन में जब सनसेट का समय आता है तो लक्ष्मण कहता है निवृत्त आकाश शयना पुष्यनीता हिमारुणा, सिंप्लिसिटी में कि सूर्य का जो सूर्यास्त हो रहा है वो पुष्य नक्षत्र पे हो रहा है और ये जो समय है वो हेमंत ऋतु का समय है। अभी जिनको खगोल शास्त्र 101 बोलते हैं ना, बेसिक एक नॉलेज एकत्र आप उन्होंने लाया, तर्कशास्त्र लाया, वैज्ञानिक बुद्धि लाया, तो पता चलता है कि ये जो वर्णन है ये वर्णन 11,000 बीसी से लेके 17,000 बीसी तक ही सत्य हो सकता है, उसके बाद में नहीं हो सकता, उसके पहले नहीं हो सकता। ये दूसरा एविडेंस। तीसरा एविडेंस, जब अंगद सीता के शोध में दक्षिण दिशा में जा रहे हैं और वो कब निकले, आपको याद होगा कि वर्षा ऋतु में वाली को मारने के बाद राम लक्ष्मण किष्किंधा के बाहर रुके थे पूरा वर्षा ऋतु में, और वर्षा ऋतु होने के बाद शरद ऋतु आ गया तो सब वानर एकत्र आने लगे और शरद ऋतु के एंड में वो सीता को ढूंढने को निकले। वाल्मीकि रामायण में ये वर्णन आते हैं कि शिशिर ऋतु चला गया, हेमंत ऋतु चला गया, इतना ही नहीं वसंत ऋतु आ गया और सुग्रीव ने सिर्फ 1 महीने का समय दिया था। तो बहुत बार वर्णन आते हैं कि 1 महीने का समय चला गया, हम क्या करेंगे। नाउ ये समय में अंगद कहते हैं, अंगद फ्रस्ट्रेट हो गए, बोलते मैं नहीं जाऊंगा किष्किंधा, मैं तो इधर ही बैठ के उपवास करके मेरा आयुष्य एंड कर देता हूँ। तो उसी समय वो कहते हैं वयम अश्वायुजे मासी काल संख्या व्यवस्थिता प्रस्थिता सोपि चातिता किमतः कार्यम उत्तरम। ये सब इतना समय चला गया, अभी तो वसंत ऋतु आ गया, वसंत ऋतु का अश्विन महीना आ गया, वो भी चला जा रहा है, अभी हम कैसा काम हमारा कंप्लीट करेंगे। तो ये अश्विन महीना वसंत ऋतु में आना, चैत्र महीना शरद ऋतु में आना और हेमंत ऋतु में सूर्यास्त पुष्य नक्षत्र में होना, ये आप जिक्सॉ पजल जैसा फिक्स करोगे ना तो 10,000 ईयर से लेके 15,000 ईयर बीसी तक का समय आता है। नाउ फाइनली उसमें से क्लिंचिंग एविडेंस, उस समय ध्रुव तारा कौन था। अभी का ध्रुव तारा को हम पोलारिस कहते हैं, ध्रुव मत्स्य कहते हैं, उसमें से पोलारिस। तब का ये तारा नहीं था। ये क्यों होता है, एस्ट्रोनॉमी के कारण होता है। तो तब का जो वर्णन है, रामायण इतना स्वच्छ क्लियर वर्णन देता है कि भाई ध्रुव तारा कौन है रामायण के समय का, उसका नाम है ब्रह्म राशि, यानी कि अभिजीत, यानी कि मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी में वेगा ऐसा कहते हैं उसको। उसका वर्णन है ब्रह्म राशि विशुद्धस्य शुद्धाश्च परमर्षया अर्चिष्मंत प्रकाशंते ध्रुवम सर्वे प्रदक्षिणम। सप्तर्षि ये ब्रह्म राशि, ये ध्रुव तारा है, उसको प्रदक्षिणा कर रहे हैं। अगेन एस्ट्रोनॉमी 101, खगोल शास्त्र 101। आंख बंद करके आप कह सकते हैं, ओपन करने की भी जरूरत नहीं है। ब्रह्म राशि ध्रुव तारा है और यहां से हमें पीछे जाना है 12,000 बीसी, एग्जैक्टली 14,000 ईयर्स अगो, दैट इज व्हेन ब्रह्म राशि वाज अ पोल स्टार। उसी समय ऐसा होता है एस्ट्रोनॉमी में कि जो अगस्त्य का तारा है, उसको इंग्लिश में कैनोपस बोलते हैं, वो दक्षिण में पोल स्टार बन जाता है और उसका वर्णन भी वाल्मीकि रामायण में आता है। जो दक्षिण पार्टी को कहा है, दक्षिण साइड में जाने वाले वानरा पार्टी को, आपको अगस्त्य देखना है, अगस्त्य का तारा, तो आपको ऑल द वे भारत के दक्षिण कॉर्नर पे जाना पड़ेगा। उतना ही नहीं, उधर का महेंद्र पर्वत के ऊपर चढ़ना पड़ेगा, तभी आपको अगस्त्य दिखेगा। आज तो अगस्त्य दिल्ली से दिखता है, लेकिन तब कन्याकुमारी तक जाना पड़ेगा, कन्याकुमारी की भी नहीं चलेगा, उधर माउंटेन पे चढ़ना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज वो भी पोल स्टार हो चुका है। अगेन आंख बंद करके देखिए, 12,000 बीसी। ये 4 हो गए। नौ प्रश्न ये उठता है, तो जो ब्रह्म राशि का जो साक्ष्य है, उससे समझता है कि 10,000 बीसी से लेके 14,000 बीसी तक, इतना ही। ये मैं एकदम लिबरल होके बोल रहा हूँ, अदरवाइज तो 11,000 से लेके 13,000 तक की बात है। इतना सॉलिड एविडेंस है। तो लास्ट में जो टाइम स्टैम्पिंग का एविडेंस आता है, उसमें से 12,209 मैंने कैसा निकाला। तो जब लक्ष्मण और सब लोग किष्किंधा से निकल रहे लंका की तरफ आर्मी लेके, तब वो निमित्त का वर्णन करते हैं। निमित्त यानी कि जो नित्य चीजें हैं, वो एक कोई विशेष घटना हमें बतानी है, तो हम उनको
उसका वर्णन करते हैं। जैसे हम पूजा करते हैं तो उस दिन का वर्णन करते हैं, ऐसे उसको नित्य का निमित्त बन जाता है। तो उसके वर्णन में ऐसा आता है कि नैऋत्यम नैऋत्यानाम नक्षत्रम अभिपीड्यते। जो नैऋत्य नक्षत्र, नैऋत्य देवता है मूल नक्षत्र का, मूलम मूलवता स्पष्टम, ओके, दुप्पेन धूमकेतुना। तो ऐसे एक धूमकेतु आके मूल नक्षत्र को ट्रबल कर रहा है। तो ये जो 4000 ईयर्स का पीरियड है, 10,000 BC टू 40,000 BC, उसमें एक ही इंस्टेंस है कि ऐसा धूमकेतु आता है और वो मूल नक्षत्र को, सिर्फ मूल नक्षत्र को पीड़ा दे रहा है। और बाकी सब जो 600 से ज्यादा जो साक्ष्य है रामायण की, वो ये जो डेट आता है 12,209 BC को, उसको सपोर्ट करते हैं। इंग्लिश में उसको कोरॉबोरेशन बोलते हैं। इसी के कारण मैं आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूं कि 12,209 BC इज द करेक्ट। दूसरी कोई भी तारीख करेक्ट हो ही नहीं सकती। दिस रिमेन्स माय ओपन चैनल। भागवत पुराण में भी कृष्ण बोलते हैं कि ऐसा कोई एक चीज पे कोई बात होती नहीं। हमें विज्ञान में भी हम ट्रायंगुलेशन कहते हैं, एक्सप्लेनेशन, प्रेडिक्शन, टेस्टिंग, वो तीनों एकत्र आना जरूरी है। कृष्ण भगवान तो उसके आगे जाके कहते हैं कि ये ट्रायंगुलेशन भी सफिशिएंट नहीं है, वो तो बोलते हैं क्वाड्रेंगुलेशन होना चाहिए। श्रुति प्रत्यक्षम ऐतिह्यम अनुमानम चतुष्टयम प्रमाणेषु अनवस्थानात् विकल्पात् स विरज्यते। श्रुति, प्रत्यक्ष, अनुमान, ऐतिह्य। प्रत्यक्ष और अनुमान मीन्स विज्ञान हो गया, लेकिन हमारे सिविलाइजेशन के स्ट्रक्चर में हम और भी डिमांड करते हैं सॉलिड एविडेंस की। श्रुति भी होनी चाहिए, ऐतिह्य भी होना चाहिए, इतिहास भी होना चाहिए। और राम जन्मभूमि के संबंध में ये चारों बातें एकत्र आती है, सिर्फ विज्ञान नहीं। जैसे कि पुराने लोगों ने लिए हुए रिपोर्ट्स, पुराने हमारे ऋषि ने लिखे हुए कमेंट्रीज वाल्मीकि रामायण पे, वो कंसिस्टेंटली अयोध्या कहाँ है बता रहे, वो कंसिस्टेंटली पंचवटी कहाँ है बता रहे। तो ये आस्था और साक्ष्य एकत्र आ जाती है। राम जन्मभूमि के रिक्लेमेशन में अभी जो रिक्लेम हो रहा है, उससे हमें अनेक बातों के लिए स्फूर्ति आती है कि एक पूरा भारतीय लोग एकत्र आ गए एक पर्टिकुलर चीज़ों में, और उसका हम उपयोग कैसा कर सकते हैं। जैसे कि ग्रैंड नैरेटिव तो एक बात हो गई, ऐसा ही एक एग्जांपल देता हूँ कि जब अपोलो 11 मून पे लैंड हुआ, तो मून पे लैंड हुआ तो क्या मून में जाके हमें रहना तो नहीं था, लेकिन उससे क्या हुआ, सिर्फ अमेरिका को नहीं, पूरा विश्व में हर एक जो ह्यूमन बीइंग है, आदमी है, उसको लगा कि ये जो मैं 6 फुट के आसपास का आदमी हूँ, ऐसा कर सकते हैं कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम एक दूसरे ग्रह पे जा सकते हैं। उससे बहुत कुछ हुआ। एक्चुअली नील आर्मस्ट्रॉन्ग सेड कि 1 feet on the moon, 1 long leap of a mankind, and that is a correct one. यही एंगल से हमें ये जो राम जन्मभूमि का रिक्लेमेशन है उसको देखना चाहिए कि वो उससे हम स्फूर्ति ले, और अलग अलग जो हमारी चीज़ें हैं, जो टेक्नोलॉजी है, इनोवेशन है, बिजनेस इनोवेशन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, उसमें हमारे जो युवा पीढ़ी है, बट सब लोगों को, बट इस विशेषता युवा, क्योंकि उनके पास समय है, उन्होंने सिर्फ रेस्टिंग ऑन द लॉरेल्स न करके हर एक ने अपना अपना जो उनको अच्छा लगता है, स्वधर्म जिसको कहते हैं, जिसमें उनकी रुचि हो, उसमें होके कोई मुझे इनोवेशन करना है, कोई मुझे ब्रेक थ्रू करना है, और ये ब्रेक थ्रू हो सकता है। तपोबलम ही केवलम, उसमें होता ही है। जब तो भगवद गीता में ऐसा है कि उपद्रष्टा हनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरम, ये रिवोल्यूशन ऑफ अ भगवान रियलाइजेशन, गॉड रियलाइजेशन है। उपद्रष्टा मीन आप कुछ तो ऐसा टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो भगवान देखते रहता है, बेटा तू मूर्ख है तो खेलते रहे। अनुमंता, लेकिन आप कुछ अच्छा करने लगते हैं तो वो अनुमति देता है। अनुमति कैसे देता है, लाइक हमारे पेरेंट्स हमें पैट करते हैं, सिमिलरली ही डज समथिंग, आपको लगता है कि आई एम ऑन द राइट ट्रैक। अनुमंता च भरता, देन वो आपके साथ प्रोटेक्टर हो बन जाते हैं। बहुत सारे आपके लोगों से मदद आने लगती है। भोक्ता, वो आपके साथ काम करने लगते हैं। देयर आर मेनी गुड पीपल, लाइक माइंडेड पीपल कम टुगेदर, दे स्टार्ट वर्किंग विथ यू, एंड देन महेश्वर, यू अचीव योर ऑब्जेक्टिव। तो ये उसका राम जन्मभूमि का महत्व है। सिर्फ वो मंदिर बनाने का नहीं, मंदिर तो बनाना ही चाहिए, लेकिन बाकी क्षेत्रों में भी लोगों ने काम करने की जरूरत है। This is very nice. It was very interesting analogy, although for me, to really understand it, it just felt like it was quite fast, and there's just so many different Indian names that I had no idea about. But I like his way of thinking and the analogy he has given. Obviously, me reading Ramayana,
I thought that it was more of a, and I know how you guys feel about it, but I'm just telling you my perspective. There's nothing to be offended about. To me, it almost felt like a fable, like a I don't want to say like something mythical. And I wonder, to what extent, obviously we don't know how the people that were writing it, how they were intending it, right? Like there might be parts that are accurate and there might be parts that are just, like made up. And I think the ability to discern between what's supposed to be the story and what's supposed to be the real is perhaps the challenge to look into. But certainly I'm aware that there are certain things that have been found as a result of that of the scripture, I guess you might call it, right? So for example, in Slovakia, we're definitely taught that Mahabharata and Ramayana are the oldest kind of, I don't want to call it books, but you know what I mean, found. So definitely it's like the oldest piece of history. And what fascinates me about that, there were two things, at least for me personally. The first one is just the very start of the book, and I read like a Slovak translation. It sounded very much like there was the descriptions of heaven and hell, and it sounded very much what the Christianity has. And also there were quite a few similarities that I found between the Old Testament, because there were mentions about like a beast with like different kind of heads and stuff like that. And I hope that the translation is correct. And that just reminded me of tales from Old Testament. So it's just all very, very interesting. And one thing that really, really caught my attention, Ramayana, it will not be what you guys, I think, widely think it is. It's the fact that they mention astrology. And he was talking in this video about astronomy and the positioning of stars and how everything fits together, in order for certain seasons to happen, etc. But for me, one thing, it was just, you're thinking, okay, they're already describing a well-functioning civilization, right? So like how much further does this all go? And they're talking about astronomy. Like it's like they talked about it, at least the way I understood it, like it's something already well established. So I just found it, from that point, only from that point of view, how fascinating. Like you have to evolve a lot in order to have astrology. They were talking about astrology, right? So it's just all in all really fascinating. I think my next quest will be Mahabharata at some point when I finish my studies. But yeah, this is fascinating. I wish more people would do research into these things, but I don't know who would there be to fund all of these things. Maybe some philanthropists, they're able to sponsor. But this is just a very, very fascinating subject, and I wonder what you guys thought about the video. Have you see it? Please do let me know in the comments below. And with that being said, thank you so much for watching. If you did enjoy this video, please give a thumbs up, share, like, and subscribe to this channel, and I'll see you next one. Until then, please do take care. I'm sending much love. Bye bye.